नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम राजस्थान के भूगोल की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। वो कहानी कि राजस्थान की जमीन, इसके पहाड़, मैदान और ये जो रेगिस्तान है, आखिर ये सब बना कैसे। जी। हम राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर आरपीएससी के लिए ये विषय बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। मतलब लगभग 100 साल पहले 1912 में अच्छा। जर्मनी के एक विद्वान थे अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। राजस्थान की जमीन को समझने की चाबी यहीं छुपी हुई है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब राजस्थान के भूगोल का सीधा कनेक्शन इस बात से है कि दुनिया के महाद्वीप कैसे बने। वेगनर ने यही कहा था कि शुरुआत में सारी जमीन एक ही टुकड़े में जुड़ी हुई थी, है ना। एकदम से उन्होंने इस विशाल भूखंड को पैंजिया नाम दिया था। पैंजिया। हाँ, और उसकी चारों तरफ जो महासागर था उसे कहा पैंथालसा। फिर करोड़ों साल पहले कार्बोनिफरस युग में ये पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया। जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। हाँ, गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच एक नया सागर बन गया, जिसे हम तैथीस सागर के नाम से जानते हैं। तो इसका राजस्थान से क्या लेना देना हुआ? देखिए, सीधा लेना देना है। आज का जो हमारा राजस्थान है उसकी बनावट इन्हीं दो प्राचीन संरचनाओं की देन है। राजस्थान का कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड के अवशेषों से बना है और कुछ हिस्सा उस तैथीस सागर के अवशेषों से। बिल्कुल। ये एक बुनियादी बात है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की पूरी चर्चा इसी पर आधारित होने वाली है। समझ गई। तो आज का राजस्थान असल में दो बहुत ही प्राचीन दुनियाओं का हिस्सा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आधुनिक विद्वानों ने राजस्थान को समझने के लिए इसे कैसे बांटा है। कोशिशें तो कई लोगों ने की हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से हमें कुछ खास नाम याद रखने होते हैं। सबसे पहले 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा था। 7 भागों में? जी। उन्होंने नहरी प्रदेश, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावी, कृषि क्षेत्र और चंबल के बीहड़ सबको अलग अलग गिना था। उनके अलावा भी तो ए.के. सेन और रामलोचन सिंह जैसे विद्वानों ने वर्गीकरण किया था, लेकिन हम जिस वर्गीकरण को आधार बनाते हैं वो तो कोई और है। हाँ, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। 1994 में हरिमोहन सक्सेना ने अपनी किताब राजस्थान का भूगोल में जो वर्गीकरण दिया वो आज सबसे ज्यादा मान्य है। अच्छा। और हम भी उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर राजस्थान को 4 बड़े भौतिक प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से? 1 उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, 2 बीच में खड़ी हमारी अरावली पर्वतमाला, 3 पूर्व का मैदानी प्रदेश और 4 दक्षिण पूर्व का पठारी प्रदेश। ये 4 नाम तो ठीक हैं, याद हो गए, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर एक और गहरा सवाल पूछा जाता है, इनके बनने का क्रम। इनमें से सबसे पुराना कौन है और सबसे नया कौन? ये शानदार सवाल है और यहीं से ये अक्सर प्रश्न बनता है। इन चारों में सबसे प्राचीन, सबसे पुराना है हमारा अरावली। ये दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। अरावली सबसे पुराना? जी। अरावली के बाद नंबर आता है दक्षिण पूर्वी पठार का। उसके बाद बने पूर्वी मैदान और सबसे आखिर में, मतलब सबसे नए हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। ये तो कमाल है। मतलब राजस्थान का सबसे नया हिस्सा यानी मरुस्थल और सबसे पुराना हिस्सा यानी अरावली बिल्कुल एक दूसरे के बगल में है। सही बात है। ये तो जैसे एक ही जगह पर पूरा भूवैज्ञानिक इतिहास लिख दिया गया हो। तो क्रम हुआ अरावली, फिर पठार, फिर मैदान और सबसे आखिर में मरुस्थल। बिल्कुल। और इसी क्रम से हम एक और बात समझ सकते हैं। अरावली सबसे प्राचीन है और सबसे ऊंचा भी है। वहीं मरुस्थल सबसे नया है और सबसे कम ऊंचाई वाला प्रदेश भी है। चलिए अब इन चारों प्रदेशों की एक तुलना करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इनके क्षेत्रफल, जनसंख्या और दूसरी खासियतों को एक साथ देखें तो एक बड़ी और साफ तस्वीर उभरेगी। हाँ, ये तुलना करना बहुत जरूरी है। यहीं से सीधे सीधे तथ्य आधारित प्रश्न आते हैं। शुरू करते हैं सबसे बड़े हिस्से से, मरुस्थलीय प्रदेश। अब सोचिए, राजस्थान की कुल जमीन का 61.11% हिस्सा अकेला मरुस्थल है। 61% से भी ज्यादा, यानी आधी से कहीं ज्यादा राजस्थान तो रेगिस्तानी है। और आबादी कितनी रहती है वहाँ? आबादी रहती है राज्य की कुल जनसंख्या की 40%। अब इसकी तुलना पूर्वी मैदानों से कीजिए। अच्छा। पूर्वी मैदान क्षेत्रफल में सिर्फ 23% है, लेकिन वहां आबादी लगभग उतनी ही यानी 39% रहती है। वाह, ये आंकड़ा तो पूरी कहानी कह देता है। मतलब 61% जमीन पर 40% लोग और 23% जमीन पर 39% लोग। जी। इससे साफ पता चलता है कि जहां पानी और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वहां जनसंख्या का घनत्व कितना ज्यादा है। एकदम सही। यही विश्लेषण करने की क्षमता जरूरी है। अब इसमें बाकी 2 को भी जोड़ लेते हैं। अरावली जो पहाड़ी इलाका है वो क्षेत्रफल में लगभग 9% है और वहां राज्य की 10% आबादी रहती है। और हाड़ौती का पठार? सबसे छोटा हाड़ौती का पठार लगभग 6.89% क्षेत्रफल पर 11% आबादी को संभाले हुए हैं। अब अगर इनके निर्माण की बात करें तो हमने शुरू में तैथीस सागर और गोंडवाना लैंड की बात की थी। ये चारों हिस्से किससे बने हैं? बहुत अच्छा पॉइंट। देखिए, जो 2 हिस्से ऊंचे हैं यानी अरावली और पठार,
वो दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। अच्छा, ऊंचे वाले गोंडवाना लैंड के। हाँ, और जो दो हिस्से नीचे हैं यानी मरुस्थल और मैदान, वो दोनों टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ये याद रखने का एक आसान तरीका है। और मिट्टी और जलवायु भी तो बिल्कुल अलग अलग होंगी इन चारों जगहों की। जाहिर है, मरुस्थल में रेतीली मिट्टी और शुष्क जलवायु, अरावली में पर्वतीय मिट्टी और उप आर्द्र जलवायु, मैदानों में सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और आर्द्र जलवायु, और हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी और अति आर्द्र जलवायु। हर प्रदेश का अपना एक अलग चरित्र है। ये तुलना तो बहुत ही फायदेमंद है। अब मेरे हिसाब से हमें सबसे बड़े और सबसे जटिल प्रदेश यानी पश्चिमी मरुस्थल पर गहराई से बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम थार के मरुस्थल के अंदर चलते हैं। जैसा कि हमने बात की, ये अरावली के पश्चिम में फैला है और राज्य के 61.11% हिस्से को घेरता है। ये टेथिस सागर का अवशेष है और इसका निर्माण भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से हाल ही में प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। इसके विशाल आकार का अंदाजा इस बात से लगता है कि इसकी लंबाई करीब 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है और यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। वनस्पति के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की वनस्पति को यहाँ के माहौल से लड़ना पड़ता है, इसलिए वो खास होती है। इसे हम जीरोफाइट या मरुद्भिद कहते हैं। मतलब कांटेदार। जी, कांटेदार जड़ झांग और पेड़ जिन्हें कम पानी की आदत होती है। और क्योंकि ये इलाका कभी समुद्र का हिस्सा था, यहाँ अवसादी चट्टानें मिलती हैं और उन्हीं चट्टानों में आज हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा खनिज मिल रहे हैं। इतना बड़ा मरुस्थल, क्या ये हर जगह एक जैसा है या इसे भी समझने के लिए आगे बांटा गया है? नहीं, ये एक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे समझने के लिए दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है बारिश। बारिश? हाँ, एक काल्पनिक रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो इस पूरे मरुस्थल को बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। 25 सेंटीमीटर रेखा? तो इसके पश्चिम में जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, एरिड डिजर्ट। और इस रेखा के पूर्व में जहां बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है, वो कहलाता है अर्धशुष्क मरुस्थल, सेमी एरिड डिजर्ट या बांगर प्रदेश। बिल्कुल, बांगर प्रदेश। ये तो हुआ बारिश के आधार पर विभाजन, लेकिन जमीन की बनावट में भी तो फर्क होगा। कहीं सिर्फ रेत होगी तो कहीं पत्थर भी होंगे। बिल्कुल, यही दूसरा आधार है धरातल। धरातल के आधार पर मरुस्थल 3 तरह का है। पहला, जिसे हम सब जानते हैं, वो है रेतीला मरुस्थल, जिसे इर्ग कहते हैं। इर्ग? ये बालू का स्तूपों यानी रेत के टीलों वाला इलाका है, जो जैसलमेर में खासतौर पर दिखता है। और बाकी दो कौन से हैं? दूसरा है पथरीला मरुस्थल, जिसे हम्माद कहते हैं। ये चट्टानी इलाका है जहां रेत के टीले नहीं मिलते, जैसे पोखरण और फलौदी के आसपास। और तीसरा है मिश्रित मरुस्थल, जिसे रैग कहा जाता है। यहाँ रेत, कंकड़ और पत्थर सब कुछ मिला जुला होता है। ठीक है, तो अब हम शुष्क मरुस्थल पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहाँ बारिश सबसे कम होती है। आपने कहा कि वहाँ कुछ हिस्से में टीले हैं और कुछ में नहीं है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण विभाजन है। शुष्क मरुस्थल का भी करीब 41.5% हिस्सा ऐसा है जहाँ बालू का स्तूप नहीं है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और बाकी 58.5% हिस्से में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जी, तो पहले इन बालू का स्तूपों यानी रेत के टीलों की ही बात कर लेते हैं। ये तो कई तरह के होते होंगे। परीक्षाओं में इनके प्रकारों से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। हाँ, और ये बहुत ही रोचक विषय है। हवा जब रेत को एक जगह जमा करती है तो अलग अलग तरह की आकृतियां बनती हैं। सबसे मशहूर है बरखान। ये आधे चांद की तरह दिखने वाले टीले होते हैं। बरखान? यस। मैंने सुना है ये बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। बहुत ज्यादा। ये मरुस्थल के सबसे ज्यादा विनाशकारी टीले माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ाते हैं। मतलब ये टीले इतने ज्यादा चलते हो कि रातों रात किसी का खेत या रास्ता भी रेत के नीचे दब सकता है। बिल्कुल, ये चूरू के भालेरी गांव में बहुत देखे जाते हैं। आधे चांद के अलावा और कौन सी आकृतियां बनती हैं? अगर हवा एक ही दिशा में सीधी चल रही है तो उसकी दिशा के समानांतर लंबे लंबे टीले बनते हैं, जिन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं। और अगर हवा की दिशा के समकोण पर यानी आड़े टीले बने तो उन्हें अनुप्रस्थ कहा जाता है। और एक पैराबोलिक भी होता है ना, उसकी क्या खासियत है? पैराबोलिक बहुत दिलचस्प है। इसकी आकृति महिलाओं की हेयरपिन जैसी होती है और ये बरखान के ठीक उल्टी दिशा में बनता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत जो परीक्षा के लिए जरूरी है, वो ये है कि पूरे थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा संख्या में यही पैराबोलिक टीले पाए जाते हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है। हम सब बरखान को सबसे मुख्य समझते हैं, लेकिन असल में सबसे ज्यादा पैराबोलिक है। जी। और वो तारे जैसे दिखने वाले टीले? हाँ, उन्हें तारानुमा स्तूप कहते हैं। जब हवा अलग अलग दिशाओं से चलती है तो तारे जैसी आकृति बन जाती है। ये जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोकरण में मिलते हैं। ठीक है, ये तो हुई टीलों वाले प्रदेश की बात। अब उस 41.5% हिस्से के बारे में बताइए जहां टीले हैं ही नहीं। वो कैसा दिखता है? वो एक चट्टानी इलाका है। पोकरण से लेकर फलोदी और बालोतरा के बीच का यह क्षेत्र पथरीला है। यहाँ बालू के टीले नहीं मिलते। ये शुष्क मरुस्थल का ही हिस्सा है, लेकिन इसका धरातल बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो ये हुई शुष्क मरुस्थल की पूरी कहानी। अब उस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के दूसरी तरफ चलते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश में। वहां का मरुस्थल इससे कितना अलग है? काफी अलग है। अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं, वहां थोड़ी ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां थोड़ी ज्यादा हरियाली और खेती भी संभव है।
अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी 4 छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 4 क्षेत्र? सबसे उत्तर में है घग्गर बेसिन, यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का इलाका, जहां घग्गर नदी बहती है। इस नदी के पार्ट को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं। नाली? हाँ, यहाँ नहरी सिंचाई के कारण एक बड़ी समस्या भी पैदा हुई है, सेम की समस्या, यानी जमीन में जल भराव। घग्गर के बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, चुरू, सीकर, झुंझुनू का इलाका। ये आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, मतलब यहाँ की नदियां समुद्र तक नहीं पहुंचती, जमीन में ही विलीन हो जाती हैं। जी। यहाँ की कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यहाँ की स्थानीय शब्दावली भी महत्वपूर्ण है, जैसे तालाब को सर कहते हैं, पानी बचाने वाले कुओं को जोहड़ और चारागाह को बीड़ कहते हैं। और तीसरा? तीसरा है नागौर उच्च भूमि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये नागौर और डीडवाना कुचामन का क्षेत्र है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ राजस्थान की सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। अच्छा। और यहीं पर वो प्रसिद्ध कुबड़ पट्टी भी है, जो नागौर से अजमेर तक फैली है, जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। और चौथा और आखिरी उपप्रदेश? वो है लूनी बेसिन, जिसे गोड़वाड़ बेसिन भी कहा जाता है। ये लूनी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, जो अजमेर से लेकर जालोर तक फैला है। बहुत बढ़िया। इससे मरुस्थल की पूरी तस्वीर साफ हो गई। अंत में कुछ खास शब्द हैं जो मरुस्थल से जुड़े हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे लाठी सीरीज। लाठी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच जमीन के नीचे मीठे पानी की एक बहुत बड़ी पट्टी है। भूगर्भीय जलपट्टी। जी, ये रेगिस्तान के बीच में एक वरदान की तरह है, इसीलिए इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। और प्लाया या खड़ीन झीलें? ये मरुस्थल में बारिश के मौसम में बनने वाली अस्थायी झीलें हैं। जब पानी सूख जाता है तो ये मैदान बन जाती हैं। वहीं जो दलदली और नमकीन झीलें होती हैं, उन्हें रन या टाट कहते हैं। 2 नाम और हैं जो बहुत अनोखे लगते हैं, बाप बोल्डर और आकलवुड फॉसिल पार्क। बाप बोल्डर फलौदी के पास बाप नाम की जगह पर मिले बड़े बड़े पत्थर हैं। ये सबूत है कि करोड़ों साल पहले यहाँ ग्लेशियर यानी हिमानी बहती थी। अच्छा। और आकलवुड फॉसिल पार्क तो एक खजाना है। ये जैसलमेर में है और यहाँ 18 करोड़ साल पुराने पेड़ों के जीवाश्म मिले हैं, जो पत्थर बन चुके हैं। इससे पता चलता है कि ये जगह हमेशा से रेगिस्तान नहीं थी। ये सारी जानकारी तो अद्भुत है। अब अगर हम थार के मरुस्थल को दुनिया के बाकी मरुस्थलों के सामने रखें तो इसकी क्या खासियत है? यहाँ थार दुनिया के सारे मरुस्थलों से बिल्कुल अलग खड़ा दिखता है। पहली बात, ये दुनिया का सबसे नया मरुस्थल है। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, ये दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जैव विविधता रेगिस्तान में? जी, यहाँ जीवन की जितनी किस्में हैं उतनी किसी और रेगिस्तान में नहीं। और आबादी भी तो सबसे ज्यादा यही है। हाँ, ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ये एक रेगिस्तान की पारंपरिक छवि के बिल्कुल उलट है, जिसे हम एक वीरान और निर्जन जगह मानते हैं। सही बात है। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 85%, भारत में है और बाकी 15% पाकिस्तान में, जहाँ इसे चोलिस्तान कहते हैं। इतनी आबादी और इतनी जैव विविधता को संभालने के लिए सरकार ने भी तो कुछ किया होगा। जरूर। इसी के लिए 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम यानी DDP शुरू किया गया था। इसका मकसद मरुस्थल के प्रसार को रोकना, सूखे के असर को कम करना और वहां के लोगों का आर्थिक विकास करना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार 75-25 के अनुपात में पैसा लगाती हैं।